दोस्तों, नव्या की कहानी के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवा कमरे से बाहर आ गया। इससे पहले अभिनव ने उसका फोन छीन कर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, सारिका बहुत धीरे से डरी हुई आवाज में बोली। अभिनव ने एक छोटे से मैसेज से उसे की नई राह दिखा दी थी। सारिका, इतने दिनों से तुम फोन क्यों नहीं किया और ये मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया? बोलो, कैसी हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? हाँ बोलो, बताया क्यों नहीं? शिवा बस अपनी धुन में बोले जा रहा था। सारिका को मौका दिए बिना शिवा उसकी अपनी शिकायतें गिना रहा था। आखिरकार सारिका का सब जवाब दे गया। चुप, बिल्कुल चुप। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, समझे? जब तक अपनी चोंच बंद रखना। क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पर था, नव्या और अभिनव दोनों की हंसी छूट गई। सारिका के इस तरह शिवा को डांटते सुनकर दोनों लोटपोट हो गई। सारिका ने आगे बोलना शुरू किया। लिसन मिस्टर शिवा, कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि कोई तो दिन आएगा जब तुम मुझे प्रपोज करोगे। कोई तो शुभ दिन होगा जब तुम मुझे अपने दिल की बात से बताओगे। और लेकिन नहीं, मैं ही बेवकूफ थी, क्योंकि आपको तो सस्ती शायरियां बनाने के में फुर्सत कहाँ मिलती होगी जो मोहब्बत का इजहार करोगी। सारिका की बात सुनकर शिवा खिसिया चुका था और उसके बड़े भाई और भाभी दोनों के सामने सारिका उसकी धज्जियां उड़ा रही थी। तभी सारिका ने आगे बोलना शुरू किया। इसलिए मैंने सोचा मैं ही बोल देती हूँ। मिस्टर शिवा राव, आई लव यू। आई लव यू टू द मून एंड बैक। यू आर द ओनली वन आई वॉन्ट टेक फॉर एवर एंड माई लाइफ। विल यू मैरी मी? बोलिए मिस्टर शिवा, शादी करोगे मुझसे? शिवा भूल गया कि कौन उसकी और सारिका की बातें सुन रहा था। सारिका का इस तरह उसे प्रपोज करना उसे इमोशनल कर गया। नव्या शिव को तरह से इशारे करके चिढ़ा रही थी। सुनो शिवा, कल मेरी एंगेजमेंट है। अगर कल तक तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं थर्ड फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन ये शादी नहीं करूंगी शिवा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। कल मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ए सारिका, सुनो, ये क्या पागलपन है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारिका, तुम सिर्फ मेरी हो। रोना बंद करो और मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। ये कहकर शिवा ने फोन रख दिया। नव्या और अभिनव अभी उसी से देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। भैया, मैंने बोल तो दिया, पर अब मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं बताइए? और ये लक्ष्य है कौन? लक्ष्य सारिका का भाई है। नामी गुंडा है और कुछ नहीं। वैसे उसे गुंडागर्दी भी ठीक से नहीं आती। कुछ और बताओ नव्या, बोलो तो कुछ सजेशन दो। शिवा ने घबराते हुए कहा। नव्या, जो अब तक सोच में गुम थी, अभिनव और शिवा के हिलाने से होश में आ गई। क्या सोच रही हो तुम? अभिनव ने पूछा। उपाय, नव्या ने पालती मारते हुए अपनी आंखें नोचाकर कहा। कैसा उपाय? महाभारत। क्या? तुम दोनों चुप रहो और मेरी बात सुनो। अरे, एक लड़की के लिए युद्ध करवाना चाहती हो तुम? ये क्या मजाक है? अभिनव ने आंखें फैलाते हुए पूछा। अरे, मैं कह रही हूं कि महाभारत में ऐसी भी एक गाथा है। रुको, मैं सुनाती हूँ। नव्या आराम से पसरते हुए बोली। शिवा और अभिनव दोनों मुंह फेर कर बैठ गई। यार, सॉल्यूशन बताओ, कथा सुनाने का टाइम नहीं है हमारे पास। शिवा रुआसा सा मुंह बनाकर बोल पड़ा। कथा तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि शिवा की कहानी से मिलती जुलती है और सॉल्यूशन उसी में है। तो सुनाओ फिर। अब वो दोनों को इंटरेस्ट आ रहा था। तो सुनो। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह उसके भाई रुक्मी ने राजा शिशुपाल से निश्चित किया था। रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। ऐसे में रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा कि और कहा, विवाह वाले दिन वे रुक्मणी को विदा करने न आए तो अपने प्राण त्याग देगी। शिवा को अब कहानी में मजा आने लगा था। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या था? श्री कृष्ण ने विवाह वाले दिन मंदिर में ही रुक्मणी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी की तो मानो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वाह, मतलब मैं भी सारिका को किडनैप कर लूं? अभिनव, जो अब तक चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था, उसने नव्या और शिवा की खोपड़ी आपस में लड़ा दी। अरे ओ लेडी वेद व्यासा, वह द्वापर युग था और ये कलयुग है। इंडियन पिनल कोड का नाम सुना है? धारा 366 लगेगी तो तुम और तुम्हारे देवर दोनों 10 साल की जेल काटना, जुर्माना लगेगा सो अलग। बड़ी आई महाभारत का ज्ञान देने वाली। फिर शिवा की तरफ मुड़कर बोला। तुम दोनों बालिग हो, तुम सारिका से शादी ही कर लो, फिर देखते हैं कि ये लक्ष्य क्या उखाड़ लेगा। और अगर मैं ऐसा उपाय बताऊं कि जिसमें थोड़ा सा कानूनी पचड़ा होगा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लक्ष्य को उसके कर्मों की सजा भी मिल जाएगी और शिवा को उसका प्यार भी मिल जाएगा, तो? शिवा और अभिनव दोनों सवालिया नजरों से नव्या को देखे जा रहे थे। बस एक उपाय, सारिका को भी शामिल होना होगा। ये कहकर नव्या एक शातिर मुस्कान देने लगी। तभी नव्या उन दोनों को कान में कुछ समझाती है। दोनों के मुरझाए चेहरे खिल जाते हैं। वाह नव्या, वाह, इतना अच्छा आइडिया तुम्हें आया कहां से? इस बार अभिनव उसकी योजना से खुश हो गया था। ये अगले दिन सुबह जब लक्ष्य ने सारिका का कमरा खोला तो उसके कमरे में गाना बज रहा था।
और सजना मुझे सजना है सजना के लिए, जरा उल्टी लटे सवार लूं, हर अंग अंग का अंग निखार लूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए। और सारिका ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार बैठी अपने जुफ्फे सवार रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट भी थी। लक्ष्य को कुछ समझ न आया और ये सब कुछ क्या हो रहा है। सारिका ने लक्ष्य के कमरे में घुसते ही उसे गले से लगा लिया। दादा, दादा, मैं शादी के लिए तैयार हूं और बहुत खुश भी हूं। आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने ये रिश्ता न किया होता तो मुझे मेरे अंदर की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं होता। लक्ष्य सारिका की बातों में आ गया। उसे लगा कि एक रात की भूख प्यास ने इस लड़की की अकल ठिकाने लगा दी। वो खुश हो गया। ठीक है, तैयार होकर नीचे आ जाना, 12 बजे तक लड़के वाले भी आ जाएंगे। ये कहकर लक्ष्य कमरे से बाहर चला गया। सारिका ने सगाई के लिए आया बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना, मैचिंग का और नेक पीस और सारी ज्वेलरी पहन ली। बहुत हल्के से मेकअप के साथ उसने बाल खुले ही रखे और एक पतला सा मांग टीका उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहा था। आज इस जानलेवा रंग रूप के साथ किसी का तो कत्ल करने ही वाली थी वो। सारिका ने खुद को आईने में देखा और शर्मा गई। अब बस उसे अपने साजन का इंतजार था जो आज उसे लेने आने वाला था। वो सज धज कर बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। इधर घर में भागदौड़ थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। नौकर सामान उठाए इधर से उधर दौड़ रहे थे। लक्ष्य नीचे अपने पिताजी के साथ बैठा मेहमानों के इंतजार में था और दरवाजे के बिना कोई जांच परख किए भीतर नहीं आ रहा था। इसलिए लक्ष्य काफी हद तक निश्चिंत था कि ऊपर से आज सारिका का व्यवहार देखकर उसे और तसल्ली मिल गई थी। पीछे वाले दरवाजे से एक मिठाई वाला अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौकीदारों ने उसे भगा दिया। ए, इधर क्या कर रहा है? सामने वाले दरवाजे से जा। अरे बाबू, इतनी दूर से आते तो पैदल चलना माँ कष्ट होते हैं, यहीं से चले जाए दो। इस बार कहा ना नहीं जाना यहाँ से। तब लक्ष्य पीछे दरवाजे पर पहुंच गया। यह देखकर मिठाई वाले के कानों में पसीना छूटने लगा। बेचारा वापस मुड़ता इससे पहले लक्ष्य ने आवाज दी, रुको। जी जी मालिक, कहिए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई का ऑर्डर दिया गया था हवेली में। मनीराम के यहाँ से आए हैं मोतीचूर के लड्डू लेकर। जाने दो। गौर ने उसे अंदर जाने दिया। यह कहकर लक्ष्य मेहमानों में व्यस्त हो गया। इसी बीच सारिका, जो न जाने कब से बेचैनी से पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी, वो थक कर हार गई और पीछे वाली खिड़की पर टिक गई। पीछे रास्ते में आने वाले लोगों को बहुत ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर उस क्यूट मूछों वाले मिठाई वाले पर पड़ी और उसने ऊपर से ही फ्लाइंग किस फेंक कर मारी। मिठाई वाले ने उसे नीचे आने का इशारा कर दिया। सारिका ने पहले से ही साड़ियों की रस्सी बनाकर तैयार कर रखी थी और जिसे उसने बिस्तर के पाए से बांध दिया था और खिड़की के बाहर लटका दिया। उधर वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। वो लगभग नीचे उतर ही आई थी, बस जमीन से थोड़ा दूर थी कि साड़ी की गांठ खुल गई और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि उस मिठाई वाले ने टोकरा फेंक कर सारिका को कैच कर लिया। लेकिन कैच इतना खतरनाक था कि वो सारिका सहित धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हाय माँ, मर गया। ये तुम अचानक से इतनी भारी कैसी हो गई सारिका? बेचारे ने दर्द से करहाते हुए कहा। सारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी मूछें खींच दी। ये मिठाई वाला कोई और नहीं बल्कि उसके प्यारा सेकंड हीरो शिवा भाई साहब थे। यहाँ से जल्दी से निकलो, हमें किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। सारिका ने बोला। तुम चाबी लाई हो? शिवा ने पूछा। हाँ, मेरे पास ही है। सारिका ने दुपट्टे के छोर में बंधी एक चाबी दिखाते हुए कहा। दरअसल सुबह जब सारिका के कमरे में लक्ष्य आया था तो उसे गले लगता हुए सारिका ने उसकी जेब से कार की चाबी निकाल ली थी। शिवा ने टोकरी में रखी हुई टी शर्ट निकाली और बनियान के ऊपर पहन ली। सारिका बहुत तेज से चल रही थी। यार, ये तुम इतना भारी लहंगा पहनकर इतनी तेज कैसे चल रही हो? क्योंकि मैंने नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। सारिका ने लहंगा उठाकर अपने स्पोर्ट्स शूज दिखाते हुए कहा। शिवा उसे देखकर अपनी आंखें जंचाने लगा। वाह, वेरी वुड बीवी कितने इंटेलिजेंट है, भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोग जल्दी से लोगों की नजर से बचाते हुए दौड़कर लक्ष्य की कार की तरफ दौड़ रहे थे। कार हवेली के बाहर ही खड़ी थी और दोनों बस वहां तक पहुंचना ही था। वहां काफी सारे लोग खड़े थे, कुछ गार्ड्स और कुछ लक्ष्य के चमचे, और गाड़ी तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं थी। लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है आपके मेन हीरो अभिनव बाबू की। अभिनव बाबू के आते ही दरवाजे पर जोरदार लात मारी, जो उस प्रेमी जोड़े के लिए संकेत था कि कार के आसपास जाने को तैयार हो जाओ। अभिनव धड़ता हुआ अंदर चला गया। उसे आते देखकर सारे गार्ड्स उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ गए। इतनी में शिवा और सारिका को मौका मिल गया। दोनों भागकर कार में बैठ गए और सारिका ने शिवा को कसकर हक कर लिया। शिवा ने भी सारिका के माथे को चूम लिया और दोनों अपनी मोहब्बत को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्या वो दोनों यहाँ से भाग पाएंगे या उससे ही पहले लक्ष्य के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ लेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 34वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिनव सारिका के घर में पहुंच गया।
लक्ष्य अपने पिता के साथ बैठे हुए आए मेहमानों का स्वागत कर सत्कार कर रहा था। अचानक अभिनव को देखकर रणदीप और लक्ष्य दोनों चौंक गए। तुम तुम यहाँ किस लिए आए हो? लक्ष्य ने गुस्से में कहा। लक्ष्य की बात सुनकर अभिनव नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, मेरा भाई कहाँ है? क्या क्या तुम्हारा भाई? मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक तुम्हारे भाई को देखा भी नहीं। लक्ष्य ने कहा। तुम सीधे तरीके से बताते हो या? ये कहते हुए अभिनव ने लक्ष्य का गला ही दबा दिया। लक्ष्य और अभिनव लड़ाई लड़ते हुए गुत्थम गुत्था हो गई। गार्ड ने लक्ष्य को बचाते हुए अभिनव पर हमला कर दिया और उसे बेदर्दी से पीटने लगा। अभिनव जैसा इंटेलिजेंट इंसान लक्ष्य के घर में घुसकर लक्ष्य को पीटने की कोशिश करे और यह काफी बचकाना लगता है, न कि ये कि अभिनव के प्लान का हिस्सा था। अभिनव काफी पीट चुका था और उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन लगे हाथों उसने लक्ष्य को जमकर धो लिया था। नाटक में ही सही लक्ष्य की एक बार फिर काफी सुताई हो गई थी। लक्ष्य जमीन पर बस बड़ा करहा रहा था, बेचारा करता भी क्या। और वो बोला, मैंने एक बार कहा ना तुम्हारा भाई कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। अभिनव ने फिर से कूदकर उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे पूर्वज भी आकर बताएंगे कि मेरा भाई कहाँ है। कल मैंने मजाक में सारिका को अपने घर की बहू बनाने की बात क्या कह दी, तुमने तो सच में मेरे भाई को गायब करवा दिया। रणदीप दोनों के बीच में बचाव करते हुए बोले, अभिनव तुम क्या कहना चाहते हो बेटा? रणदीप ने पूछा। यही कि आपने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे भाई का अपहरण करवा दिया। इधर कार में बैठा हुआ प्रेमी जोड़ा अपने रास्ते पर था। सारिका ने अपने सर पर दुपट्टा खींच लिया और शिवा के हाथ बांध दी और उसे पीछे वाली सीट पर धक्का दे दिया। उसका लहंगा कार चलाते टाइम बार बार उसके पैरों में फंस रहा था। सारिका ने जल्दी से लहंगे का साइड हुक खोला और लहंगा उतारने लगी। सारिका, सारिका ये तुम क्या कर रही हो? ये देखो, ये बात सिर्फ किडनैपिंग की हुई थी, तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। शिवा ने हकलाते हुए कहा। तुम चुप रहोगे या तुम्हारे मुंह पर भी टेप लगा दूं? सारिका ने गुस्से करते हुए कहा। शिवा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। देखो, ये तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना, मैं चिल्ला दूंगा, बोल रहा हूं। सारिका ने लहंगा उतार कर पीछे फेंक दिया, जो सीधा शिवा के मुंह पर टकराया और शिवा ने एक आंख थोड़ी सी खोल ली। सारिका ने लहंगे के नीचे ब्लू डेनिम जींस पहनी हुई थी। लड़की भागने की पूरी तैयारी करके आई थी और शिवा ने राहत की सांस लेकर आंखें पूरी खोल ली। सारिका को शिवा के इस हरकत पर हंसी आ गई। उसने कार रोक दी, पीछे मुड़ी और सीट से लटक कर शिवा को होठों को पकड़कर अपने दांतों से काट लिया। शिवा के हाथ बंधे हुए थे, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन सारिका जैसे ही पीछे हटने को हुई, शिवा ने अपने होठ फिर से आगे कर दिए। अभी तो तुम्हें बहुत डर लग रहा था अपनी इज्जत लूटने का, सारिका ने कहा। अब नहीं है, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। सारिका हंसते हुए बैक सीट पर आ गई और उसने शिवा के हाथ खोल दिए। तभी अचानक ही बैक सीट पर शिवा ने सारिका को गिराकर डीप किस करना शुरू कर दिया। सारिका उसका भरपूर साथ दे रही थी। कुछ देर के लिए दोनों भूल गए कि उन्होंने किस काम को अंजाम देना था। थोड़ी देर बाद सारिका ने अचानक उसे धक्का दे दिया, उठ बैठी और वापस शिवा के हाथ बांध दिए और खुद आगे वाली सीट पर आ गई। अब सारिका कार ड्राइव कर रही थी। उसने पिंक कलर का ब्लाउज पहना होता और ब्लू डेनिम जींस के नीचे व्हाइट स्पोर्ट शूज, आंखों पर ब्लैक गोगल्स और खुले बालों में समेट कर उसने जोड़ा बना रखा था। वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सारिका बहुत जल्द दोनों के गांव में एक छोटे भीड़ भाड़ वाले मंदिर के पास पहुंच गई। सारिका शिवा से बोली, सेकंड प्लान स्टार्ट हो रहा है, रेडी हो जाओ। ओके ओके, शिवा ने कहा। शिवा खिसकते हुए खिड़की तक आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। लोग हैरानी से कार की तरफ देख रहे थे। ड्राइविंग सीट पर लड़की बैठी थी और पीछे वाली सीट पर लड़के के हाथ बंधे हुए थे। अब लोगों का सारा माजरा समझ आ रहा था कि साथ ही गांव वालों को भी चक्कर आ रही थी, क्योंकि ऐसी किडनैपिंग उन्होंने पहली बार देखी थी। कार लक्ष्य की थी और ड्राइविंग सीट पर उसकी बहन थी। लोगों को समझते देर न लगी कि फिर से लक्ष्य ने कोई नया कांड रचा है और इस बार अपनी बहन को भी मिला रखा है। इधर सुबह से अभिनव और शिवा के घर पर गायब देख राघव बहुत परेशान थे। नव्या ने उन्हें सारी कहानी बता दी। आखिर प्लान का अगला दांव जो फेंकना था। थोड़ी देर बाद राघव पंडित जी और नव्या के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई और लक्ष्य और उसके परिवार पर शिवा को किडनैप करने की एफआईआर लिखवा दी। पुलिस वाले पूछताछ कर ही रहे थे कि कुछ गांव वाले भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और आंखें देखा हाल सुना दिया। पुलिस वाले चक्कर घिन्नी खा चुके थे, क्योंकि गांव वाले जो बता रहे थे वो अपने आप में एक अनूठी बात थी। पुलिस से तुरंत फोर्स के साथ लक्ष्य के घर पर आ धमकी, जहां अभिनव पहले से मौजूद था। पुलिस को देखते ही बेचारा अभिनव चक्कर खाकर गिर पड़ा। अभिनव की ऐसी हालात देखकर नव्या को तो होश उड़ गई। बेचारी दौड़ती भागती अभिनव के पास पहुंच गई। क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? आप तो यहाँ बस शिवा के बारे में पूछने आए थे ना? नव्या की एक्टिंग देखकर अभिनव ने उसे आंख मारी और बेबी जबरदस्त एक्टिंग करती हुई वह सारे स्क्रिप्ट खुद लिखकर खुद से अनजान बन रही थी। अभिनव ने सर पकड़कर आंख भरते हुए कहा,
सर, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के बारे में पूछने आया था और इन लोगों ने मुझे इतना पीटा कि अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये लक्ष्य तो मुझे जान से मारना चाहता था। अभिनव ने पुलिस को देखकर कहा, लक्ष्य के कारनामे तो सब जानते थे, पुलिस भी बहुत दिनों से मौके की तलाश में थी। अभिनव की बात सुनकर पुलिस तुरंत लक्ष्य को हथकड़ी लगाने लगी। बोल बोल, तेरी बहन शिवा राव को कहाँ लेकर गई है? इंस्पेक्टर ने लक्ष्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा। आपके बाहर चकराने की बारी लक्ष्य की थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बहन तो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी है, अपने सगाई के इंतजार में। लक्ष्य ने कहा। अच्छा, तो बुला उसे बाहर, इंस्पेक्टर ने कहा। सारिका, सारिका, लक्ष्य ने कई आवाज दी, जिनका उस पर कोई जवाब नहीं मिला। लक्ष्य पुलिस के साथ कमरे में पहुंचा तो सारिका गायब थी। बिस्तर के पास से बंधे साड़ी खिड़की से लटक रही थी। सारिका को वहां ना पाकर लक्ष्य ने अपना सिर पीट लिया और अभिनव ने अपना नाटक आगे बढ़ाया। देखा सर, मैंने कहा था ना कि आपसे इसकी बहन ही मेरे भाई को किडनैप करके भागी है। उसे जल्दी पकड़िए, मेरे भाई की इज्जत खतरे में है। मेरा मतलब उसकी जान खतरे में है, अभिनव ने हड़बड़ाते हुए कहा। अभिनव की बातें सुनकर लक्ष्य भड़क गया। सर, मैं आपको सब बताता हूँ, सच में ये इसका भाई मेरी बहन को भगा कर ले गया है। अभी ये सब मिलकर हमें फंसा रहे हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने लक्ष्य के कान के नीचे जोरदार झापड़ रसीद कर दिया। साले, कार तेरी, बहन तेरी, और जिस हवेली से भागी वो भी तेरी। और किडनैपर कौन है वो बेचारा जिसके हाथ तेरी बहन ने बांध रखे हैं? सारा गांव भी इनके साथ झूठ बोल रहे हैं क्या? सारे गांव ने देखा है कि तेरी बहन ने इनके भाई के हाथ पैर बांधकर गाड़ी के पीछे नीचे फेंक दिया। खुद हाईवे की तरफ भाग रही है। उसे तो हमारी टीम पकड़ ही लेगी, लेकिन तुम अब अपने ससुराल जाओगे। अभिनव बेचारा सा मुंह बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। लक्ष्य केवल गुस्से में दांत पीसे जा रहा था। इधर राघव ने पुलिस कमिश्नर को फोन करके सारे हालात समझा दिए और उन्होंने लक्ष्य को गिरफ्तार करने के इस तरीके को भी जमकर तारीफ की। साथ ही सारिका की कार को हाईवे से पहले ही पुलिस टीम ने रोक लिया। क्योंकि कमिश्नर का ऑर्डर था, इसलिए इज्जत के साथ उन दोनों को वापस पुलिस स्टेशन लाया गया और शिवा के हाथ खोल दिए गए। सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। लक्ष्य पर हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र और कई आपराधिक धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। अब तो गांव वाले भी सामने आकर लक्ष्य के कारनामे गिना रहे थे। लक्ष्य पर कई केस दर्ज किए गए। रणदीप सर झुकाए पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की कई कुर्तें सुन रहे थे और तभी लक्ष्य की गाड़ी में बैठे सारिका और शिवा भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सारिका का ड्रेसअप देखकर सब मुंह का खुला रह गया। अपने ससुर यानी राघव जी को वहां बैठे देखकर सारिका फट से कार से दुपट्टा लेकर आई और जिसे उसने शिवा के हाथ बांधे थे, सारिका उसे सर पर कंधों तक ओढ़ लेती। नव्या और अभिनव शिवा की ओर देखकर आंख मारते हैं। शिवा और हंसते हुए उन दोनों के करीब आ गया। और तुम्हारी इज्जत तो सही सलामत है ना? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, बस लुटते लुटते रह गई। मैं तो डर ही गया था, आखिर लक्ष्य की बहन जो से पाला पड़ा है। ये सुनते ही सब जोर से हंसने लगे। क्या लक्ष्य को सजा मिल जाएगी या फिर वो कोई और ही चक्कर चलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 35वें और लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी हमारी छोटी कहानी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, अब एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अंतिम भाग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रणदीप जो एक कोने में दुखी बैठे थे, वह उठकर अपनी बेटी के पास आए और बोले, सारिका, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने कभी भी तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत बुरा पिता हूं बेटा। नहीं पापा, आप इस दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी, मैं अपने इम्पोर्टेंस को समझ पाई। आपने मुझे अपने मन से जॉब भी करने दी, जिससे मैंने अपने पैर पर खड़ा होना सीखा। लेकिन इस समय मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। पापा, मैं शिवा से प्यार करती हूँ। शिवा मेरी ख्वाहिशें जानता है। मैं घर की दीवारों में बंद नहीं होना चाहती। अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। आपका नाम भी तो रोशन करना है। मैं अपनी हर इच्छा को शिवा के साथ पूरा होता देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं शिवा के साथ चली गई। पर मैं आपको दुखी होना नहीं चाहती। और पापा, मुझे माफ कर दीजिए। सारिका, अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो मुझे दोगी? रणदीप ने एक उम्मीद भर नजर के साथ सारिका को देखते हुए कहा, बेटा, मुझ पर एक एहसान कर दो और अपने नए परिवार से कह दो कि वो तुम्हारे भाई के खिलाफ की गई एफआईआर वापस ले ले। तुम तो जानती हो सारिका, तुम्हारे भाई के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं इस दुनिया में। इसलिए पुलिस स्टेशन में बैठे राघव रणदीप की बातों से भौचक्के हो गए थे। आप इतना सब होने के बाद भी अपने लड़के को छुड़ाना चाहते हैं? राघव ने गुस्से में कहा। रणदीप हाथ जोड़कर राघव के पास गई। आप जो भी समझिए, सारिका तो ब्याह कर चली जाएगी। बची जिंदगी तो मुझे लड़के के सहारे ही काटनी है। रणदीप रुआसी आवाज में बोला। राघव और रणदीप की बातों का गुस्सा आने लगा था। कमाल करते हो ठाकुर साहब, ऐसे लड़कों के सहारे बुढ़ापा काटोगे?
एक बात बताऊं आपको, अगर मेरा भी एक ही बेटा होगा और लक्ष्य जैसा होता तो मैं उसे कब का जेल भेजकर वृद्धाश्रम चला गया होता। ऐसे लड़के के हाथ से तो मैं मरते हुए गंगा जल भी ग्रहण न करूं। रणदीप सर झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। आपको पता है मेरे दो बेटे हैं। मेरी पत्नी जब पहली बार गर्भवती हुई थी तब मेरी इच्छा हुई कि एक फूल सी बेटी मुझे दे, लेकिन एक के बाद एक दो बेटे मुझे भगवान ने दे दिए। लोगों ने मुझे खूब बधाइयां दी, लेकिन मेरे मन में एक बेटे की कसक हमेशा रही। राघव ने अपने मन की बात बताते हुए कहा। तभी राघव ने आगे बढ़कर नव्या और सारिका के सर पर हाथ फेरा। लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए, ईश्वर ने मुझे सारिका और नव्या के रूप में इस दुनिया में दो प्यारी बेटियां दी। आपने सारिका की जरूरतों को पूरा किया, लेकिन उसकी इच्छाओं को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी और उसकी जगह आप इन नालायक लक्ष्य को लताड़ते जाते रहे। अरे ठाकुर साहब, अगर इसकी जगह दो झापड़ लगाए होते इसे बचपन में, तो आज इसकी हरकतों के कारण आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। राघव की बातों को सुनकर रणदीप की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो जानते थे कि गलती उनके ही लक्ष्य की थी और वो उसने बचपन में अगर उसको सर पर नहीं चढ़ाया होता तो आज ये मुसीबत नहीं आती। मुझे माफ करिए राघव जी, मैंने अपनी गलती महसूस की है। सारिका के मेरे पास कभी खुश नहीं रह सकती। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपके परिवार में उसे हमेशा प्यार और सम्मान मिले। ये कहकर रणदीप सारिका की तरफ आगे बढ़ गई और बोले, सारिका बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहते हुए रणदीप ने सारिका का हाथ शिवा के हाथों में थमा दिया। तभी पुलिस स्टेशन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज पड़ी। उधर जेल में पड़ा लक्ष्य अपने कर्मों पर पछता रहा था, लेकिन किए हुए कर्मों का भोग तो भोगना ही था। राघव सभी लोगों के साथ घर खुशी खुशी लौट गई। सारिका सबसे बीच शर्माने लगी थी, क्योंकि कपड़ों के नाम पर उसने जींस और ब्लाउज पहना था, सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। और नव्या ने सारिका को कसकर गले लगा लिया और उसके गाल खींच ली और सारिका को परेशान करते हुए बोली, और बताइए देवरानी जी, हमारे शैतान बंदर ने आपको तंग तो नहीं किया? ये सुनकर सारिका ब्लश करने लगी। नव्या, तंग तो इसने किया मुझे। तुम्हें पता है इसने मुझे कार की बैकसीट पर धक्का देकर, मैं सिवा कुछ बोलता इससे पहले सारिका ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। उसके बम पर एक जोरदार किक मारी और बेचारा अपनी कमर सहलाने लगा। खबरदार अगर एक भी शब्द आगे बोला तो। सारिका के तेवर देखकर शिवा ने हवा टाइट हो गई। दूर से सब देखकर मजे ले रहे थे। अभिनव उसके पास आया और बोला, ईश्वर सबके साथ न्याय करता है और तुम्हें ऐसे ही बीवी देकर उसने मेरे साथ न्याय किया। यू डिजर्व अ हिटलर वाइफ। और शिवा के कान में कुछ फुसफुसाया, इसे बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें बिना तेल मसाले के ही कच्चा डकार जाए। आखिर बहन तो लक्ष्य की ही है। फिर सब लोग एक साथ घर आ गए। सारे दिन की भागदौड़ के बाद रात अपना आंचल फैलाने लगी थी। सारिका को राघव अपने साथ ही घर लेकर जाने वाले थे और इसलिए सारिका वहीं रुक गई। सबने मिलकर रात का खाना खाया और पूरे दिन की घटना पर जमकर हंसे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गई। सारिका को मानवी के कमरे में भेज दिया और शिवा अभी भी दरवाजे पर खड़ा सारिका के कमरे की तरफ देख रहा था। इधर अभिनव कमरे में आया तो इतनी रात नव्या साड़ी पहन रही थी, वही साड़ी जो अभिनव ने उसे शहर से खरीदवाई थी। सुंदर येलो कलर की हैवी ब्रॉडगेट साड़ी जो अभी अभी नहाकर आई थी और उसके गीले बाल उसके चेहरे और गर्दन पर सीने से भिगो रहे थे। अभिनव ने भी हाथ दीवार पर रखकर नव्या को आगे जाने का रास्ता रोक लिया और उसका तैयार होता देखकर बोले, कहीं जाना है तुम्हें इतनी रात में? नहीं तो इतनी भारी सी साड़ी क्यों पहन रही हो? अभिनव की यह बात सुनकर बड़ी मुश्किल से नव्या के गले से आवाज निकली, आपके लिए। ये कहकर नव्या शर्मा गई। पागल, इतनी भारी साड़ी उतारने में कितनी मेहनत लगेगी पता है? अभिनव ने शरारत के साथ कहा। नव्या कभी उसे देखती तो कभी साड़ी को। तो क्या करूं फिर? अरे छोड़ साड़ी वाड़ी, इतना खूबसूरत टाइम ऐसे वेस्ट मत करो। अभिनव ये बात सुनते ही नव्या की साड़ी की प्लेट्स छोड़ दी। अब अभिनव ने देखा कि उसके कहने से ही नव्या ने साड़ी छोड़ दी तो अभिनव के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। आगे बढ़कर नव्या के गीले होठों को उंगलियों में सहलाने लगा। दोनों तरफ आग तो बहुत पहले से लगी हुई थी, जिसे फुर्सत में सुलगने का मौका आज मिला था। इस बार अभिनव ने दरवाजे पर बाहर अच्छे से झांका और कुंडी बंद कर ली। नव्या मुड़कर बिस्तर पर जाने के हुई अभिनव ने पीछे ही खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसके गले में हाथ डालकर उसकी जुल्फों का अपना चेहरा डुबोने लगा। नव्या ने एक बार भी उसे मना नहीं किया, वो बस मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। रात के समय पूरे कमरे में बस नव्या की चूड़ियों की तेज सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो पीछे मुड़ी और हंसते हुए अभिनव की टी शर्ट में हाथ डालकर खड़ी हो गई। अभिनव ने उसके हंसते हुए होठों को कसकर चूम लिया और अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी। नव्या की खिलखिलाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
नव्या ने अपने होठ आगे बढ़ाकर अभिनव के सीने को चूम लिया। वो उसमें समा गई मानो उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। अभिनव ने नव्या को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। नव्या ने अभी अपनी बाहें उसके गले में लपेट रखी थी। वो रात अभिनव की सारी हसरतें पूरी करने वाली रात थी। वो बेचैनी जो इतने वक्त से बरकरार थी अब खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब सब वापस जाने के लिए तैयार थी, अभिनव ने पूरे घर को एक नजर देखा। उसकी आंखें भर आई और वो दौड़कर घर के उस कोने में जो उसके लिए स्पेशल था उसकी फोटो उतारने लगा। घर की छत की जहां उसने नव्या को प्रपोज किया था, दरवाजे की आटा चक्की और चक्की पर बैठे हुए देवा की, और उस अपने कमरे की जहां उसकी और नव्या की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई थी। सब खुश थे और सबको कुछ ना कुछ मिल गया था। जिस अभिनव जिसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ था, सारिका जिसने अपने दिल की सुनकर अपनी ख्वाहिशों को चुना था, शिवा जिसे उसका प्यार मिल गया, राघव को जो हमेशा बेटियों के लिए तरसे उसे 2 बेटियां मिल गई, नव्या जिसकी आज मायके में सच्ची विदाई हो रही थी एक सुहागन की तरह। कार दरवाजे पर से जाने के लिए तैयार थी, तभी अभिनव ने देवा को आवाज लगाई। देवा चेहरा झुकाए बाहर तक आया। काहे वैसे तो चिपके रहते हो जीजा से, विदा करने बाहर तक नहीं आए? अभिनव हंसता हुआ बोला। अभिनव की बातें सुनकर देवा की रुलाई फूट पड़ी। अभिनव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बस बस रोना बंद कर, लौंडियों की तरह तुम भी ब्याह कर लो और अब जब भी शहर आना हमसे मिलना जरूर, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते हुए अभिनव ने अपनी स्मार्ट वॉच उतारकर देवा को पहना दी। देवा ना ना करता रह गया। नहीं जीजा, इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे हाथ पर अच्छी लगती है, हम तो पूरे दिन चक्की पर ही रहना है। देवा ने मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ लो। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। देवा ने सुकोचाते हुए घड़ी ले ली। सब कार में बैठ गए। दोनों कारें चल दी। पहली बार अभिनव को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अपना सब पीछे छोड़कर जा रहा था। उसने अपने साइड मिरर से पीछे देखा। पंडित जी और नव्या की माँ और चाची हाथ हिला रही थी। ये सब देखकर अभिनव की आंखों में नमी आ गई थी। मैं जल्द वापस आऊंगा, अभिनव मन ही मन सबसे बोला। उसके बगल में देख नव्या मुस्कुरा रही थी। नव्या के मुस्कुराने हुए अपना सिर अभिनव के कंधों पर रख दिया। अभिनव ने भी एक हाथ उसे अपने करीब से खींच लिया और बाहर बारिश की रिमझिम फुहार आ रही थी। दोनों कार में बैठे मुस्कुरा रहे थे। शहर जाकर नव्या और अभिनव ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी और सारिका और शिवा ने भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी नव्या की। यह आपको कहानी कैसी लगी? आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, हम जल्द ही आपके लिए 1-2 दिन में एक नई कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें और आगे की कहानियों का भी आनंद लेते रहें।